गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो इनसाइट्स। तो पिछली वीडियो जो हमने पार्ट 1 देखा था बायोमोलिक्यूल्स का, ये उसकी सेकंड पार्ट है। तो वहाँ पे हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं, फिर कौन कौन से टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनका रोल क्या है। तो उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था। हमने अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी किया कि अमीनो एसिड्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में, करते क्या हैं। तो हमने ये स्टडी किया था कि जो अमीनो एसिड्स हैं दे फॉर्म दी प्रोटीन्स। ये प्रोटीन की मोनोमर यूनिट्स होती हैं जो कि जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और इसी तरीके से जब डिफरेंट बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ के एक चेन बनाते हैं उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड इसलिए क्योंकि वो सारे जो एक पॉलीमर बना रहे हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। फिर हमने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि जिसमें जो दीज आर कॉल्ड एज दी पॉलीसेकेराइड्स। इसमें सेकेराइड यूनिट यानी शुगर यूनिट्स अटैच होती हैं और वो बनाती हैं एक पॉलीमर। तो पॉलीसेकेराइड में पॉलीमर बनाते हैं यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने ग्लूकोज का देखा था कि ग्लूकोज जो है वो अटैच होकर के एक पॉलीमर बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज स्टार्च। अब इसी का ही थोड़ा और हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम देखें तो दैट इज सेलुलोज। फिर कुछ टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जब स्टडी किया जा रहा था बायोमोलिक्यूल्स को तो हमने दो फ्रैक्शंस बनाए थे। उन दोनों में से जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था यानी कि जो सॉलिड पोर्शन हमें मिला था उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे दैट वर दी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली इनका जो साइज है दैट साइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन्स। तो 1000 डाल्टन से बड़े जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, और इससे कम साइज के जो भी होंगे वो सारे किस में आएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ रहे थे। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर इस कैटेगरी में आ रहे थे वो थे लिपिड्स। तो लिपिड्स भी इसमें आ रहे थे, जबकि लिपिड्स का जो साइज़ होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये कितना है, इनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स 900 डाल्टन्स होता है, बट फिर भी इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम दोनों फ्रैक्शंस सेपरेट करते हैं तो उसमें जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो हमें सॉलिड फ्रैक्शन मिला था, लिपिड हमें उस कॉम्पोनेंट उस पार्ट में मिलता है। क्योंकि जो लिपिड्स हैं दे बेसिकली फॉर्म द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट, दे एक्ट एज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। तो ये हमेशा उस जो हमने मॉर्टर एंड पेसल से ग्राइंड किया था तो ये हमेशा उस पोर्शन में मिलेंगे, टिश्यू के जो ब्रोकन पीसेस हैं उन फॉर्म में मिलेंगे। तो इनको हम हमेशा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट करते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लिपिड्स जो हैं अभी हमने इनके तो स्ट्रक्चर देख लिए कि प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो लिपिड के स्ट्रक्चर देखते हैं। लिपिड का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक तो ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, प्लस इसमें एक फैटी एसिड की एक फैटी एसिड टेल या एक फैटी एसिड चेन होती है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें कि OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके का होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर एक फैटी एसिड अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे मोनो असाइल ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड अटैच्ड हैं तो उसको बोलेंगे डाई असाइल ग्लिसरॉल, या 3 अगर अटैच हैं तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो कि हमारा मोस्ट कॉमन स्टोर्ड फॉर्म होता है फैट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप इनका होता है, इस OH ग्रुप से जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या है, ये कार्बन की चेन है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करती है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके OH ग्रुप से रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स एन, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है कैसी होती है, इट फॉर्म्स एन एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और हमारा लिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। राइट, तो यहाँ पे अब लिपिड्स के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। ये जो लिपिड्स हैं इनको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ने के पहले 2 और टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो 2 टर्म्स हैं जो हम बोलते हैं लाइक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। राइट,
तो ये मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? मेटाबोलाइट्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड्स जो कि आपके मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो अब कौन से ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, कौन से ऐसे जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स वो हैं जो डायरेक्टली रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, या तो उनका वो प्रोडक्ट होते हैं या फिर उनके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो वो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म के खुद के यूज़ के लिए नहीं होता, ये हमारे इकोनॉमिकल पर्पज़ से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि आपका रबर हो गया, कैरोटिनॉइड, ये पिगमेंट्स हो गए, पिगमेंट्स आपके कैरोटिनॉइड्स हैं, एंथोसाइनिन है, और आपके बाकी दूसरे जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं लाइक आपका एक ये रबर के साथ साथ आपका टेक्सोल वगैरह जो भी बनते हैं, ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ये इकोनॉमिकल पर्पज़ से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, राइट। तो इसके बाद आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स पे। न्यूक्लिक एसिड्स हमने पढ़ा था कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं नेचर में, डीएनए एंड दी आरएनए, और हमने इनका शुगर कंपोनेंट जो था वो हमने स्टडी कर लिया था कि इनके अंदर जो शुगर कंपोनेंट है वो कौन सा होता है। लाइक डीएनए में राइबोज शुगर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, यानी पेंटोज शुगर होती है बेसिकली, जिसका एक ग्रुप डीऑक्सीराइज्ड होता है, और आरएनए में आपके पास होती है राइबोज शुगर, द नॉर्मल राइबोज, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये बेसिकली बने किन कंपोनेंट से हैं? वो कंपोनेंट्स क्या हैं? बेसिकली तीन कंपोनेंट से बना होता है न्यूक्लिक एसिड। वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन चेन, वो चेन नहीं, एक्चुअली एक साइक्लिक रिंग होती है। जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं 4 तरीके के होते हैं। डीएनए या आरएनए बेसिकली एक सीक्वेंस है जिसमें 4 बेसिस, हमारे पास 4 तरीके के बेसिस होते हैं। वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये 4 बेसिस होते हैं, और इन्हीं का जो सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंसेस चेंज हो करके पूरा डीएनए या आरएनए फॉर्म करते हैं। तो अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, आरएनए में एक बेस इसमें डिफरेंट होता है, लाइक इसकी जगह पे एक और बेस होता है यूरासिल, तो वो बात की बात है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग रिंग्स होती हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। तो ये नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड होता है एक शुगर मॉलिक्यूल से, और वो शुगर मॉलिक्यूल हम पहले पढ़ चुके हैं, राइबोज शुगर होगी या तो डीऑक्सी होगी डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में राइबोज शुगर। और जब ये 2 यूनिट्स जुड़ करके ये जब कंबाइन हो जाएंगी, और ये किससे कंबाइन होती हैं हमने पहले पढ़ा था कि इनके बीच में जो लिंकेज होती है, दैट लिंकेज और दैट बॉन्डिंग इज दी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, राइट, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। तो यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और इन दोनों से जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड आपके पास बना, इस न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जब इसमें अटैच होता है, तो जो बन के हमें मिलता है कंपाउंड, दैट इज दी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? ये आपके नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट है एक्चुअली एक बैकबोन बनाता है, ये आपका जो आपका जो बैकबोन बना रहा है वो आपका शुगर है। शुगर एक सेंट्रल बैकबोन की तरह काम कर रहा है। लाइक लेट्स सपोज दिस इज द शुगर, ये आपकी शुगर है, शुगर के इस साइड पे बेस लगा है एंड इस साइड पे फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट क्या कर रहा है? फॉस्फेट जोड़ रहा है अलग अलग बेसिस को। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ये बेस है, एक ये बेस है, एक ये बेस है, ये 3 बेसिस ले लेते हैं, और ये बेसिस अटैच है शुगर से, ठीक है, ये अटैच्ड है शुगर से। अब क्या होगा? ये जो शुगर और बेस अटैच हो रहे थे, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इन न्यूक्लियोसाइड को ये फॉस्फेट कनेक्ट करते हैं, इनको ये अटैच करते हैं और ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो अटैचमेंट होता है, ये अटैचमेंट होता है फॉस्फेट के थ्रू, और इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या नाम होता है इसका? इस लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये लिंकेजेस के नाम आपको ठीक से पता होने चाहिए, ये किस टाइप की लिंकेज कैसे बनती है। तो ये होती है यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो नेक्स्ट चीज है दैट इज द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या है इसका?
कि जो अभी हमने जो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये एज इट इज़ तो बॉडी में पड़े नहीं रहते, इनका कुछ ना कुछ रोल है, ये कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए, जिससे कि हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो सपोर्टेड है और वो चल रहा है। तो और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हर कंडीशन में एक्टिविटी कर रही है, वो हर कंडीशन में एक्टिव है। ऐसा नहीं कि वो लाइक व्हेन वी आर स्लीपिंग तो उस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा, उस टाइम भी बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की जा रही है आपके ऑल दी बॉडी ऑर्गन्स में। तो ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं। इसीलिए जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग सिस्टम है, इसको बोला गया है दैट इट इज़ अ डायनामिक स्टेट। ये एक डायनामिक स्टेट है जहाँ पे रिएक्शंस चलते रहते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, दे आर कैरीड आउट। तो अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये एज इट इज़ नहीं रहते, या तो वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं या उनसे कुछ नया बनाया जाता है। तो इसके लिए जो बेसिस है, इसका मेटाबॉलिक बेसिस क्या है? दो रिएक्शंस हो सकते हैं इन बायोमोलिक्यूल्स से। एक तो या तो एनाबॉलिज्म हो सकता है या फिर कैटाबॉलिज्म हो सकता है। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसाइजिंग समथिंग न्यू, यानी कि जब हम कुछ नया सिंथेसाइज करें, सिंथेसिस करें किसी चीज़ का, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब हम किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लाइक व्हेन वी आर डाइजेस्टिंग द फूड, तो हम उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये दो रिएक्शंस हमारी बॉडी में पूरे टाइम चलते रहते हैं। अगर हमने फूड लिया है, हमने फूड सप्लाई दिया है बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगी? उसको ब्रेक डाउन करेगी टू गेट सम एनर्जी। और वो एनर्जी ब्रेक डाउन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है? दैट इज़ दी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है, दिस इज़ दी एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। इसी एनर्जी को यूज़ करके several of the reactions are being supplied with energy। और हम जो भी काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सबके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ये एटीपी प्रोवाइड करता है। और ये सारे जो इंटरमीडिएट्स, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या जो इंटरमीडिएट जो बीच बीच में जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, या तो ये इंडिपेंडेंटली इनका कुछ अपना रोल है, या फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं कि एक रिएक्शन से, लेट्स सपोज ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाती है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा है, और ग्लूकोज आपकी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट, अब यहाँ पे ये रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस तो यहाँ ख़त्म हो गया, बट इसके बाद भी ये रिएक्शन, एक ये जो आपका हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ये आगे जाके एक और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पे एसिटाइल CoA में चेंज किया जाता है, फिर वहाँ से ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जिससे कि फिर जो फाइनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, सारे रिएक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो फिर आगे जाके दूसरी रिएक्शन को कैरी आउट करता है। इसीलिए हम बोलते हैं हमारी जो बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है, दैट इज़ अ स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम, that stays in a steady state and it never reaches equilibrium। क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे मतलब जितना अमाउंट आपका प्रोडक्ट का बनना था वो सब सेटिस्फाई हो चुका है, और अब बॉडी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी में और कुछ सिंथेसाइज होगा नहीं, या कोई चीज़ कैटालाइज लाइक कैटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी को बोला गया है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है। क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम अटेनिंग, ये कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करती है, स्टेडी स्टेट है। ठीक है, और हमेशा इसमें स्लोली या फास्ट रेट पे कैसे भी हो रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एंजाइम्स का। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस को हेल्प कौन करता है? ये रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं, लाइक रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ सपोर्टिंग सब्सटेंसेस चाहिए जो रिएक्शंस को इजीली स्मूथली चला सकें, तो वो होती है हमारी एंजाइम्स। एंजाइम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट द रिएक्शंस। एंजाइम्स होती क्या है, इनका जो नेचर है, एंजाइम्स बेसिकली होती हैं, दीज आर essentially proteins। enzymes are essentially proteins, these are made up of proteins। like हम बोल सकते हैं कि all the enzymes are proteins but all proteins are not enzymes, क्योंकि proteins hormones भी बना सकते हैं, तो एक ये टर्म आती है। तो enzymes जो है essentially प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन की ही कुछ
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये। और एंजाइम करते क्या है, एंजाइम का काम ये है कि ये रिएक्शन को स्मूथली कैरी आउट करवाते हैं। और अभी किस तरीके से कैरी आउट कराते हैं उसे हम देखेंगे। जो एंजाइम्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव 40 मतलब इनका जो टेम्परेचर रेंज है, जिस टेम्परेचर रेंज में ये काम करती हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के उस पर एक्यूरेट या एडिक्वेट रहता है। तो ये इनका जो मैक्सिमम जिस टेम्परेचर तक मैक्सिमम जो लिमिट है कि कितने टेम्परेचर तक ये एक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये लाइक ये प्रोटीन्स के बने हैं। तो प्रोटीन्स क्या है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो दे आर गोइंग टू बी डीनेचर्ड। क्या हो जाएंगी, डीनेचर हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो ये एक्टिव नहीं रहेंगी। तो मैक्सिमम जो लिमिट है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी एक्टिविटी शो करती हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। और इसके अगर इतना या इससे हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स जो बना रहे हैं वो डीनेचर हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो एक्टिव नहीं रहते, या तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी या वो कंप्लीटली फंक्शनली नहीं होंगे। तो ये चीज़ें, अब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, एक टर्म होती है एक्सट्रीमोफाइल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही हाई टेम्परेचर रेंजेस में मिलते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में मिलते हैं, उनमें क्या होता है कि जो उनके अंदर एंजाइम्स मिलते हैं वो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं और एक्टिव रह सकती हैं उस पर भी। तो उनके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं इसको लेकर के। अच्छा, अब एंजाइम की एक्टिविटी देखते हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करती है। तो एंजाइम क्या करती है, लेट्स सपोज हम एक ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। ये हमारे यहाँ पे लाइक एनर्जी हो गई, या हम एनर्जी को मार्क कर लेते हैं, और ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है जो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा जिस सबस्ट्रेट को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे मिनिमम ये जो होती है हमारी सबस्ट्रेट की एनर्जी, आपने जो सबस्ट्रेट लिया है उस सबस्ट्रेट के अंदर भी कुछ एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये इस सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ पे है। तो अब किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, लाइक अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी है और एक एनर्जी होती है ई एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। हमने कहा कि यहाँ तक लाइक मिनिमम एनर्जी हमें ये बैरियर क्रॉस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये बैरियर क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, जो सबस्ट्रेट से एक्टिवेशन, ये इस बैरियर तक का, ये आपका रिएक्शन का बैरियर है जिसको आपको क्रॉस करना है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी। तो इसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ई एक्टिवेशन कहते हैं। तो जब बिना एंजाइम के ये जो रिएक्शन है इसको प्रोसीड करने के लिए जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को इतना बड़ा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने इस रिएक्शन सिस्टम में एंजाइम ऐड कर दिया तो एंजाइम क्या करेगी, एंजाइम का काम होता है, एंजाइम व्हाट इट डज, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करती है ये, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। तो अब जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कुछ यहाँ पे होगी, इस लेवल पे। तो अब जो पहले की एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर था वो इतना था, और अब जो बैरियर है वो इतना है। तो ये वाला बैरियर क्रॉस करना ज़्यादा इजी होगा रिएक्शन के लिए, तो जो रिएक्शन है वो इजीली प्रोसीड कर पाएगी। ये रोल होता है एंजाइम का रिएक्शंस को इजीली या स्मूथली कैरी आउट कराने के लिए, राइट। तो इस रिएक्शन को, अगर इस रिएक्शन को हम इक्वेशन के थ्रू शो करना चाहें तो कैसे होगा, लाइक वी आर हैविंग द एंजाइम के साथ हमने लिया अपना सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये क्या करेगा, ये जो करती क्या है एक्चुअली एंजाइम किस तरीके से, ये इस सबस्ट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और ये जो ES कॉम्प्लेक्स है फिर रिएक्शन के बाद ये बनाएगा एंजाइम एंड प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद ये एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब ये एंजाइम जो है ये फ्री है और ये नेक्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इक्वेशन के थ्रू हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं।
अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, वो फैक्टर्स हमारे पास बेसिकली मेजरली 3 फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं, जो कि है, पहला है हमारा पीएच, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, कि इन तीनों चीज़ों को अगर हम चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी एंजाइम एक्टिविटी पे। ठीक है, तो पीएच का इफेक्ट देखते हैं कि अगर हम पीएच को देखें कि पीएच चेंज करने पे एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा इस तरीके का बेल शेप ग्राफ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो एंजाइम एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी पहले तो लाइक एक मार्जिन होता है कि कितने रीजन तक वो कितने पीएच पे कोई एंजाइम एक्टिव है। प्रोटीन है बेसिकली, तो पीएच चेंज करेंगे तो उसका जो नेचर है वो भी चेंज होने लगेगा, तो एक नैरो रेंज में ही काम करती है। तो अगर वो पीएच, मान लो हम पीएच थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो पीएच जो इंक्रीज किया हमने, वो कुछ ही लिमिट तक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी पीएच के साथ साथ, और फिर शायद वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर उसका नेचर चेंज हो गया एंजाइम का, तो उस रिएक्शन को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर पाएगी। तो पहले एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और फिर वो यहाँ पे इसी तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिविटी बढ़ती है एंजाइम की, बट वो भी, इसका भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि यहाँ पे पहले एक्टिविटी बढ़ रही है और फिर यहाँ पे फिर सीक्वेंशली डिक्रीज होने लगती है एक्टिविटी, क्योंकि पर्टिकुलर, अभी हमने देखा कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स हैं, और वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फीजिबल होती हैं रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो अगर आप वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। फिर तीसरी चीज़ आती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट, सीधी सी बात है, अगर आप सबस्ट्रेट ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट आपको इजीली मिल के आएगा। तो ये इसका जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ आपको इस तरीके का मिलता है। क्या है, हमने सबस्ट्रेट को यहाँ से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है सीक्वेंशली, और ये इस तरीके का ग्राफ मिला कि पहले तो जो ये आपकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे शोन है कि एक्टिविटी ये इंक्रीज हो रही है सीक्वेंस में। तो ये जो एक्टिविटी है ये पहले इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स भी सैचुरेट हो जाएंगी, कि जितनी एंजाइम्स है वो सारे सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुकी हैं और अब वो प्रोडक्ट बनाएंगी। तो जितनी एंजाइम है उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। तो एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी एक्टिविटी जो अब जो है कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन जैसे हम देखते हैं कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम जो यूज़ होती है वो होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे काम करती है, और ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और फिर यही रिएक्शन जब बैकवर्ड जाती है तो ये वापस से रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन, तो यहाँ पे जो एंजाइम है ये आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और ये भी इसी तरीके से काम करती है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स का एक बेसिक पैटर्न है कि वो किस तरीके से एक्ट करती हैं। फिर एक टर्म आती है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो एंजाइम को एक्ट करने से रोकते हैं। तो अगर हम एंजाइम एक्टिविटी को इस तरीके से शो करें कि ये आपकी एंजाइम है, ये एंजाइम स्ट्रक्चर है, और ये एंजाइम जो है ये बाइंड कर रही है एक सबस्ट्रेट से, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट से बाइंड करेगी और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स है फिर ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और ये उस टाइम भी एंजाइम से अटैच्ड रहता है, उससे रिलीज़ नहीं होता। पहले ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेट्स सपोज ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है, और अब ये जो है ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो एंजाइम आपकी अलग सेपरेट होकर के मिल जाती है, जो आगे फिर दूसरे रिएक्शंस में आप बॉडी यूज़ कर सकती है। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स,
ये हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये हमारी एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो गई। तो होता क्या है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो एंजाइम की शेप, अब आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये शेप के थ्रू दिखा रहे हैं, मतलब कि पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन में ही फिट होती है। तो अगर कोई एंजाइम किसी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है तो वो उसी में ही यूज़ होगी, बाकी दूसरे किसी रिएक्शन में वो यूज़ नहीं हो सकती। तो इनके लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं, जो इनको रोकने वाले कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर इस एंजाइम को इनहिबिट करना है, अगर इसको रोकना है, तो जो भी फैक्टर आकर के यहाँ पे इससे बाइंड करेगा वो इससे, इसकी शेप से कुछ उसकी कन्फर्मेशन मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी वो उसको रोक सकता है। या तो वो इनहिबिटर क्या करेंगे कि वो इस एक्टिव साइट पे, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेंगे और फिर इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड करने से अवॉइड करेंगे, कि इसको बाइंड नहीं करने देंगे। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि वो एक तरीके का कॉम्पिटिशन करेंगे सबस्ट्रेट से। या फिर वो क्या करेंगे कि वो आकर के इसके किसी दूसरी साइड पे बाइंड कर जाएंगे और इस एंजाइम की कॉन्फर्मेशन, इसकी शेप को चेंज कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे, जिस वजह से ये अनफिट हो जाएगी इससे बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से ये दो टाइप्स हैं, दो मोड्स हैं जिससे कि इनहिबिटर्स काम कर सकते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन द एंजाइम इज कैटालाइजिंग, उनके डिफरेंट नाम हैं कि किस तरीके के रिएक्शन को कैटालाइज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए हैं। तो अभी वो देखते हैं। एक्टिविटी के बेसिस पे एंजाइम के ऐसे नाम हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। कौन सी एंजाइम है जिसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहेंगे? तो जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है और जो बी है वो रिड्यूस्ड है, और रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है कि ए जो है वो रिड्यूस हो रहा है और बी जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगी दैट विल बी ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज। फिर दूसरा था ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या है कि ये एंजाइम ग्रुप का ट्रांसफर करेगी, कि लेट्स सपोज एक कंपाउंड था हमारे पास ए बी प्लस सी, तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ए सी का ये कंपाउंड बन गया प्लस बी को एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्रुप का ट्रांसफर हुआ कि जो बी है उसको ट्रांसफर करके सी यहाँ पे अटैच कर दिया गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगी दैट वुड बी ट्रांसफरेजेस। फिर होता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस में क्या है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है बॉन्ड्स का, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड हो गए या आपके एस्टर बॉन्ड हो गए, ऐसे टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनका जो हाइड्रोलेजेस करवाती हैं एंजाइम्स, उनका नाम होता है हाइड्रोलेजेस। फिर होते हैं लाइएजेस। लाइएजेस क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है ए बी सी डी, इस तरीके से, तो क्या करेगी, इसको अगर किसी एंजाइम ने इस तरीके से ब्रेक कर दिया ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलेंगे लाइएजेस, इसने इसको ब्रेक कर दिया, लाइसिस कर दिया। तो उसके बाद आती है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस में कि आइसोमर चेंज हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है तो उसको चेंज करके बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन पे अटैच था उसको चेंज करके 6 पे कर दिया है। तो वहां जो एंजाइम यूज होगी दैट वुड बी आइसोमरेजेस। फिर आती है लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या करती हैं, ये करती हैं जॉइनिंग का काम, लाइगेट करती हैं, ठीक है, ये जॉइनिंग का काम करते हैं दो कंपोनेंट को, जैसे ए प्लस बी है तो ये क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो वहां जो एंजाइम यूज होगी दैट वुड बी लाइगेजेस। अब इसके बाद कुछ टर्म आती है, होते हैं कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। तो कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स वो कंपोनेंट्स हैं जो एंजाइम के साथ अटैच्ड रहते हैं, ये एंजाइम से बाउंड रहते हैं और ये कोई मेटल आयन हो सकते हैं या कोई भी केमिकल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ऐसा केमिकल ग्रुप जो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड है एंजाइम से और वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, बिना उसके एंजाइम जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाती, तो उन्हें बोलते हैं कोफैक्टर्स। फिर दूसरी टर्म आती है कोएंजाइम्स। तो दोनों में फ़र्क क्या है? कोएंजाइम्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये एंजाइम से अटैच नहीं रहते, बस जब रिएक्शन हो रहा होता है उस टाइम पे ये इनका रिक्वायरमेंट होता है। और बेसिकली जो मोस्ट ऑफ दी कोएंजाइम्स है वो विटामिन्स होती हैं जो कि रिएक्शन में पार्ट लेती हैं। जो कोफैक्टर्स हैं, इन कोफैक्टर्स में एक जो कोफैक्टर है ना वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है नॉन प्रोटीनिक पार्ट। हमने एंजाइम देखा कि एंजाइम जो है वो कैसी है, प्रोटीनिक है नेचर में, तो ये होते हैं नॉन प्रोटीनिक। तो जो एंजाइम का प्रोटीनिक पार्ट है, दैट प्रोटीनिक पार्ट, इसमें जब एंजाइम इसके साथ एसोसिएटेड रहेगी तो उसमें जो प्रोटीनिक पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको? एपोएंजाइम।
और उसके साथ एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट यानी कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई मेटल आयन अटैच रहता है जो उसकी फंक्शनैलिटी को असिस्ट करता है। फिर कोएंजाइम में क्या है, कोएंजाइम्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, जो कि जिसका एग्जांपल है वाइटामिन्स। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है एंड द वीडियो एंड्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ like, share and subscribe my channel if you like my video. Okay, have a nice day.